सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8 आज इतिहास विषय का अध्याय 5 शिल्प और उद्योग हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार को सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिल्प कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के लिए कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन के कारण 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण का उपनिवेशीकरण से गहरा संबंध है। हम पूर्व के अध्याय में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा किया और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के चीज़ें खरीदती थी और इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इस खरीद बिक्री से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने यहाँ उत्पादित सामानों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के उद्योगों से तैयार सामान भारत के बाजारों में आने लगा। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल चुका था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिणी और पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें और इस फलते फूलते व्यापार में प्रचलित बहुत सारे शब्द आज भी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उन्हें उनके अर्थ को जानना बड़ा मज़ेदार है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मूसल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। जल्द ही यह शब्द प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था, व्यापारी उन्हें शीट, कोशा और बंडाना कहते थे। अंग्रेजी का शिन्स शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़े की बहुत अधिक मांग थी। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे थे। इस दबाव के कारण 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं के कपड़े बिके। इस प्रक्रिया में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया।
अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले सादे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में विभिन्न भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के अंत तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया। यह कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ों को खरीदने के लिए चांदी मंगवाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा कर उसी पैसे से कपड़े खरीदने लगी। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर होते थे। वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाने का काम करते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के कैकोलाड तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन। इंग्लैंड में बनी सूती कपड़े में 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए कई बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन परेशानी अभी और बढ़ने वाली थी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार में ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े से पट गए। इसके पश्चात 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल अमीरों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन ने कपड़ा मिलों में वह मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुराई शहर बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गई।
और 1931 ईस्वी में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आजीविका के साधन खो चुके बहुत सारे बुनकर तो खेतीहर मजदूर बन गए, कुछ नए काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, वर्तमान मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर और शोलापुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। अब उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर पुरुष होते थे। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिल की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की ओर जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत भारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने पर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी।